आज हम यहाँ पे तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्रकाश का तरंग सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान दो विधियों के द्वारा हो सकता है। एक तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पदार्थ के कणों के द्वारा। पदार्थ के कण कंपन करते हैं, कंपन के द्वारा वो ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक करते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण का दूसरा तरीका है कि किसी माध्यम में उत्पन्न तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण। तो माध्यम में उत्पन्न तरंगों द्वारा भी हम ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसी आधार पर ऊर्जा के स्थानांतरण होने की जो ये विधियां हैं, इनको आधार मानते हुए प्रकाश को की जो प्रकृति है प्रकाश की प्रकृति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं। जिनमें से कुछ सिद्धांत हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, या हम ये कह सकते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, अब प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो वन बाय वन हम इनको अलग अलग चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ा चुका था। न्यूटन के जो कणिका सिद्धांत है न्यूटन का, तो सन 1675 में न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति के संबंध में अपना एक सिद्धांत दिया, जिसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को वैसे सबसे पहले प्रतिपादित किया था डेस्कार्टेज ने, परंतु न्यूटन ने उनके डेस्कार्टेज का जो मत था कणिका सिद्धांत के बारे में, उसको अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में प्रकाशित किया। और ये पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि ये माना गया कि न्यूटन का ये जो कणिका सिद्धांत है प्रकाश का, वो न्यूटन ने ही दिया होगा, इसीलिए इसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है, इसके जो प्रमुख पॉइंट हैं, उसमें सबसे पहली बात है कि प्रत्येक प्रकाश जो स्रोत है उसमें असंख्य सूक्ष्म और हल्के लगभग द्रव्यमान रहित असंख्य अदृश्य कण निकलते रहते हैं। तो प्रत्येक प्रकाश स्रोत से अत्यंत सूक्ष्म हल्के द्रव्यमान रहित असंख्य अदृश्य कण निकलते रहते हैं, जिनको कि हम कणिका कहते हैं। दूसरा इस न्यूटन के कणिका सिद्धांत का पॉइंट था कि ये जो कणिकाएं होती हैं ये समान माध्यम में प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में चलती हैं और सरल रेखा में चलती है। तीसरा इसका पॉइंट था इसका कणिका सिद्धांत का कि जब ये कणिकाएं नेत्र के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें जो है प्रकाश के होने का एहसास होता है। कणिका सिद्धांत का अगला पॉइंट था कि विभिन्न रंगों की जो प्रकाश की कणिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। यानी जो बैगनी रंग का प्रकाश होगा उसके लिए जो उसमें उस प्रकाश में जो कणिकाएं होंगी उनका आकार कुछ और होगा, और लाल रंग का जो प्रकाश होगा उसमें जो कणिकाएं होंगी उसका आकार या उसका साइज जो है कुछ और होगा। तो अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए कणिकाओं के आकार भी अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से जो प्रकाश का सघन माध्यम में वेग अधिक होता है और विरल माध्यम में वेग कम होता है, ये इस कणिका सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये माना गया इसमें कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। अगला इसका पॉइंट है कि प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का वेग से मतलब है कि जो कणिकाएं हैं, कणिकाओं का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर करता है। अगर प्रकाश स्रोत का तापमान अधिक है तो उसमें जो कणिकाएं होंगी उनका वेग और उनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। बाद में ये कणिका सिद्धांत अमान्य पाया गया। इसके अमान्य होने के कई कारण थे, जिनमें पहला कारण ये है कि यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत भले ही प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के सीधी रेखा में गमन को समझाता है, परंतु ये जो कणिका सिद्धांत है ये प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा, इसमें
कणिका सिद्धांत में ये माना गया है कि प्रकाश का सघन माध्यम में वेग अधिक और विरल माध्यम में वेग कम होता है, जो कि गलत पाया गया। बाद में फौकॉल्ट ने अपना प्रयोग किया प्रकाश से संबंधित। उन्होंने जो है वायु में और जल में जो है प्रकाश का वेग देखा, तो ये पाया कि वायु में प्रकाश का वेग अधिक है, जल में प्रकाश का वेग कम है। अर्थात वायु मतलब विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक और जल मतलब सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। तो जब इस फौकॉल्ट के प्रयोग से सिद्ध हो गया कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक और विरल माध्यम में कम होता है, तो ये जो रिजल्ट के द्वारा प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष आया वो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के एकदम विपरीत था। फिर इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश कणिकाओं का वेग है वो स्रोत के ताप पर निर्भर करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। फिर प्रकाश स्रोत से लगातार कणिकाएं निकलती हैं। ऐसा होने पर प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान धीरे धीरे कम होना चाहिए और एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्रकाश स्रोत खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और कणिका सिद्धांत द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या में परस्पर विपरीत कल्पनाएं की गई हैं। परावर्तन तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश कण जारी है अपवर्तन में, तो इन परावर्तन की घटना को और विरल सघन से विरल में अपवर्तन की घटना को समझाने के लिए ये माना गया कि जो परावर्तक पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ है वो आपतित प्रकाश किरण पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण परावर्तन की घटना में वापस लौट जाती है और अपवर्तन की घटना में सघन से विरल में आने पर अविलंब से दूर हट जाती है। जबकि दूसरी स्थिति में जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है तो वहाँ पर यह माना गया कणिका सिद्धांत में कि अपवर्तक पृष्ठ प्रकाश किरण पर आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण वो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है जब ये विरल से सघन में जाती है। तो अर्थात अपवर्तन की घटना को समझाने के लिए या परावर्तन की घटना को समझाने के लिए परस्पर विपरीत कल्पना की गई हैं, जो कि बाद में प्रयोगों द्वारा गलत पाया गया। अब इसमें हाइगेंस ने सबसे पहले कणिका सिद्धांत का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश जो है एक प्रकार की तरंग है, प्रकाश में तरंगों के गुण पाए जाते हैं। और उन्होंने जो है प्रकाश के बारे में सबसे पहले अपना एक सिद्धांत दिया सन 1678 में तरंग प्रकृति के बारे में। हाइगेंस ने सन 1678 में एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या है कि सन 1678 में हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में, चलने के संबंध में एक व्यापक सिद्धांत दिया जिसे हम हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में जो मुख्य अभिधारणाएं हैं इस सिद्धांत की वो क्या क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले ये माना गया है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रकट करती है तथा किरण कहलाती है। तो ये क्या मतलब है इसका, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक प्रकाश स्रोत है, जैसे हमने सूर्य ले लिया प्रकाश स्रोत है, इससे ये प्रकाश तरंगे या प्रकाश किरण चल रही आगे। तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर अगर हम सूर्य को केंद्र मानकर या इस बिंदु प्रकाश स्रोत को केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का वृत्त खींच रहे हैं, तो ये यहाँ पे तो इस वृत्त पर एक तल आया ए बी। तो इस ए बी का प्रत्येक बिंदु जैसे 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, ये बिंदु इस एस से क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे क्योंकि ये इस गोले की पृष्ठ पर हैं। तो यहाँ पर जो ये ए बी पृष्ठ आ रहा है इस एस से आर त्रिज्या का जो ये गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पे ये जो गोलीय पृष्ठ है इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, इस एस से समान दूरी पर होगा। इसका अर्थ है कि एस से चलने वाली जो प्रकाश तरंगें होंगी वो इस ए बी के प्रत्येक बिंदु पर एक साथ पहुँचेंगी, यानी वो 1 2 3 4 5 जो बिंदु हैं ए बी पृष्ठ पर, इस पृष्ठ का ये बिंदु इस पृष्ठ के बिंदु एस से चलने वाली तरंगों को एक साथ प्राप्त करेंगे और ये एक जैसी स्थिति में कंपन करेंगे। तो अर्थात ये
जो 1 2 3 4 5 ये बिंदु हैं ए बी पृष्ठ पर, ये क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। तब हम इस पृष्ठ ए बी को क्या कह देंगे, तरंगाग्र कह देंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में यही माना गया कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम का वह पृष्ठ, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, जब किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते तरंगाग्र कहलाता हो। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं इस ए बी पृष्ठ के ये जो बिंदु हैं 1 2 3 4 5, ये एक साथ ऐसे चलने वाली तरंगों को प्राप्त कर रहे हैं। तो यानी ये 1 2 3 4 5 यानी ए बी पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु ये इस समय कंपन की समान कला में होंगे, अर्थात जो ये ए बी पृष्ठ है ये इसमें तरंगाग्र कहलाएगा। तो हाइगेंस के अनुसार जो ये इस तरंगाग्र का जो भी ये बिंदु हैं, ये बिंदु क्या करते हैं, ये बिंदु कंपन, इस बिंदु पे ये जो बिंदु हैं या ये जो कण हैं ये लगातार कंपन करते हैं प्रकाश स्रोत से तरंगों को प्राप्त करके, और ये जो है कंपन के समान कला में, इसलिए ए बी क्या हो गया, तरंगाग्र हो गया। इस तरंगाग्र पर खींचा गया अभिलंब, अगर हम इस पर लंब खींच दें बाहर की ओर ऐसे, तो तरंगाग्र पर खींचा गया जो अभिलंब होगा वो वहाँ पर प्रकाश के चलने की दिशा को प्रकट करता है, और ये अभिलंब प्रकाश किरण कहलाता है। जैसे यहीं पे अगर हम एस को दे दें तो एस पे ये अभिलंब खींच दिया, जैसे यहाँ पर अभिलंब खींच दो, यहाँ पर अभिलंब खींच दो, तो ये इस टाइम ये अभिलंब क्या कहलाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पर हम एक गोला मान दें, इस गोले पे अभिलंब हो गए, तो ये अभिलंब क्या है, इस टाइम ये यहाँ पर प्रकाश के चलने की दिशा को प्रकट कर रहे हैं, और यही अभिलंब क्या कहलाएंगे, यहाँ पर इस बिंदु इस एस गोले पर कहलाएंगे ये प्रकाश किरण। तो ये किरण है एक प्रकार की, ठीक है। तो किसी ऐसे ये जो ए बी तरंगाग्र होगा, इस पर हम अगर लंब खींच दें, अभिलंब खींच दें बाहर की ओर, अभिलंब का मतलब इस पे बाहर की ओर खींचा गया लंब इसके प्रत्येक बिंदु पर, तो इस पर खींची गई अभिलंब क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी से निकलने वाली तरंगों को की चलने की दिशा को प्रकट करेंगे, और वो अभिलंब यहाँ पर प्रकाश किरण कहलाएंगे। फिर इसमें अगला पॉइंट है इसका कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्वयं तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करके नई तरंगिकाएं उत्पन्न करता है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये तरंगे भी प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती है, यानी जो तरंगाग्र होगा उस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु पुनः क्या करेगा, एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेगा और नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। तो यानी तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से भी क्या होते हैं, नई तरंगें उत्पन्न होती है, और उन नई तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ये तरंगिकाएं जो होती हैं ये प्राथमिक तरंगों की चाल से ही माध्यम में आगे बढ़ती हैं या आगे संचरित होते हैं। अगर प्राथमिक तरंगों की चाल v है तो तरंगाग्र के बिंदुओं से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी उनकी चाल भी v होगी। तो जैसे यहाँ पर हमने ये ए बी तरंगाग्र माना, तो ए बी तरंगाग्र के जो पॉइंट 1 2 3 4 हैं इसके कण या बिंदु, इनसे जो नई तरंगिकाएं निकलेंगी यानी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, इससे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार कि तरंगाग्र है तो इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। तो 1 2 3 4 5 भी नई तरंगे उत्पन्न करेंगे आगे की ओर, और ये तरंगे क्या कहलाएंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। और यहाँ से आगे की ओर चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी उनका वेग वही होगा जो एस से यहाँ ए बी तक आने वाली तरंगों का वेग था। एस से ए बी तक आने वाली जो तरंगे हैं ये तरंगे कहलाएंगी प्राथमिक तरंगे, और इस तरंगाग्र ए बी से जो तरंगे आगे बढ़ेंगी वो होंगी द्वितीयक तरंगे, और उनका वेग और प्राथमिक तरंगों का वेग सेम होगा। फिर इसी में तीसरा पॉइंट हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत का जो तीसरा जो अभिधारणा है इसकी वो क्या है, वो ये है कि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला उभयनिष्ठ पृष्ठ या अन्वालोक इन्वेलप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है। यानी अगर हम जो तरंगाग्र से जो नई द्वितीयक तरंगिकाएं निकली, अगर हम उन तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें तो वो पृष्ठ क्या करेगा, वहाँ पर वो पृष्ठ एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रकट करेगा। इसको हम चित्र के द्वारा यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इस स्रोत एस से ये तरंगे चली, ये तरंगे यहाँ पर ए बी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु 1 2 3 4 5 बिंदुओं पर एक साथ पहुँची। तो यानी हमने क्या कहा इसमें कि ए बी क्या हो गया, ए बी के ये बिंदु कंपन की समान कला में थे, तो ए बी पृष्ठ क्या हो गया था, तरंगाग्र। अब इस ए बी तरंगाग्र से जो ये बिंदु हैं 1 से लेके 5 तक, ये बिंदु क्या करेंगे,
द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करेंगे तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं 1 2 3 4 5 से भी इन बिंदु से आगे की ओर बढ़ेंगी। तो जब ये द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ेंगी तो आगे की ओर बढ़ने पे माध्यम के और कण भी क्या करेंगे, इधर माध्यम के और कण भी कंपन करेंगे और वो द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण जो माध्यम के अन्य कण कंपन करेंगे तो वहाँ पर पुनः एक नया तरंगाग्र होना चाहिए। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण जो नया तरंगाग्र प्राप्त हो रहा होगा उसकी स्थिति हम कैसे दर्शाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो ये इस ए बी तरंगाग्र है इस पर ये जो बिंदु 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम गोले खींचते हैं। जैसे आर त्रिज्या का गोला खींच दिया यहाँ पे, ये तो 1 2 3 4 5 को केंद्र मानकर हमने एक समान त्रिज्या आर के गोले खींचे हैं। ये गोले और इन गोलों को स्पर्श करता हुआ हमने यहाँ पर क्या खींचा, ये स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचा A1 B1 और ये A1 B1 पृष्ठ और ये खींचा इधर पीछे की ओर A2 B2 पृष्ठ। तो पीछे की ओर का जो पृष्ठ है ये जो है ये व्यवहार में नहीं पाया जाता है। आगे की ओर का जो स्पर्श करता हुआ पृष्ठ है A1 B1 ये व्यवहार में पाया जाता है। तो ये जो पृष्ठ है तो ये पृष्ठ वहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण बनने वाले तरंगाग्र को की स्थिति को प्रकट करता है। तो यहाँ पर A1 B1 क्या हो गया, ये भी एक तरंगाग्र हो गया जो कि A B पृष्ठ से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण जो नया तरंगाग्र बनता है उस तरंगाग्र की स्थिति को प्रकट करता है। तो A1 B1 एक नया तरंगाग्र हो गया। AB भी तरंगाग्र था और ये प्राथमिक तरंगों के कारण बनने वाला यहाँ पर तरंगाग्र था। A1 B1 ये क्या है, ये द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण बनने वाला नया तरंगाग्र है। और इसको बनाने की विधि क्या है कि जो पहले वाला तरंगाग्र था AB, इसके इन बिंदुओं को A1 से लेकर 5 तक के बिंदुओं को केंद्र मानकर जो हमने एक समान त्रिज्या के गोले खींचे, इन गोलों को स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ है A1 B1 ये द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण बनने वाला नया तरंगाग्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऊर्ध्वाधर है ये बेलनाकार तरंगाग्र है। तो बेलनाकार तरंगाग्र में क्या होगा, यहाँ पर कोई रेखीय प्रकाश स्रोत रहा होगा, एसके पे रेखीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आगे बढ़ी होंगी। तो रेखीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें एक साथ कहाँ पर पहुँची होंगी, इस AB पे पहुँची होंगी। ये AB, तो AB पे पहुँची तो AB जो है इस AB का प्रत्येक बिंदु इस रेखीय प्रकाश स्रोत से चलने वाली तरंग को एक साथ प्राप्त करेगा। तो AB का प्रत्येक बिंदु क्या बन जाएगा, यहाँ पे नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगेगा और AB क्या हो गया, यहाँ पे एक तरंगाग्र हो गया। और इस तरंगाग्र का बिंदु 1 2 3 4 5 ये नए तरंगों को उत्पन्न करेगा, द्वितीय तरंगिकों को। और तब हम द्वितीय तरंगों के कारण जो नया तरंगाग्र होगा उसकी स्थिति कैसे बताएंगे कि इन 1 2 3 4 5 को केंद्र मानकर फिर हम एक समान त्रिज्या के गोले खींचेंगे। इन गोलों को स्पर्श करते हुए यहाँ पर पृष्ठ आगे A1 B1 A2 B2। तो ये A1 B1 A2 B2 क्या है, ये यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण बनने वाले तरंगाग्र हैं। A2 B2 तरंगाग्र अस्तित्व में व्यवहार में नहीं पाया जाता है। A1 B1 ये आगे की ओर का जो तरंगाग्र है ये पाया जाता है। तो यही यहाँ पे माना जाएगा। A2 B2 तरंगाग्र ये बेलनाकार तरंगाग्र हो गया। और जो ये A2 B2 तरंगाग्र यहाँ पर आया, ये वाला A1 B1 तरंगाग्र ये गोलीय तरंगाग्र है। और जो ये A1 B1 तरंगाग्र है ये है बेलनाकार तरंगाग्र। A2 B2 तरंगाग्र जो है ये व्यवहार में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाग्र के सिद्धांत के ये 3 अवधारणाएं पढ़ी। इसमें जो है हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों का जो ये आगे बढ़ना है इसको समझाने के लिए ये माना कि प्रकाश जो तरंगे हैं इनको संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि तरंगे माध्यम में गमन करती हैं। और माध्यम हाइगेंस ने जो माध्यम माना, उन्होंने वहाँ पर माध्यम माना प्रकाश के संचरित होने के लिए ईथर को। तो हाइगेंस ने माना कि ईथर जो है सर्वव्याप्त माध्यम है जिसमें कि प्रकाश तरंगे गमन करती हैं। तो हाइगेंस ने ईथर के बारे में जो अपनी कथन दिया है वो ये है कि जब प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो उसके चारों ओर जो ईथर के जो कण होते हैं माध्यम में, वो माध्यम के कण प्रकाश तरंगों के कारण क्या करते हैं, ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। और तब ये ईथर के कण क्या करते हैं, नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाओं को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ती हैं। और तब वहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाओं के कारण फिर माध्यम में एक नया तरंगाग्र प्राप्त होता है। और जो नया तरंगाग्र प्राप्त होगा उसके बिंदु पर उस पर खींचा उसके किसी पृष्ठ पर खींचा गया जो अभिलंब होगा
वो जो है वहाँ पर तरंगाग्र वहाँ पर प्रकाश किरण की दिशा को प्रकट करेगा। तरंगाग्र पर फिर जो ईथर के जो कण कंपन कर रहे थे वो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न कर रहे थे। तरंगाग्र पर स्थित जो प्रत्येक ईथर कण है वो नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगा, नई तरंगिकाओं को उत्पन्न करेगा और वो तरंगिकाएं भी क्या होंगी, ईथर के कणों से सभी संभव दिशाओं में आगे बढ़ेंगी। और इसमें कि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी वो ईथर वाले माध्यम में उन तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया जो पृष्ठ होगा, वो पृष्ठ वहाँ पर नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रकट करेगा। तो हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की है। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और परंतु वो प्रकाश का जो सरल रेखा में गमन है उसको हाइगेंस नहीं समझा पाए। ध्रुवण की घटना को भी हाइगेंस नहीं समझा पाए। ध्रुवण की घटना को बाद में जो व्याख्या है ध्रुवण की घटना की वो फ्रेगनल ने की है। तो फ्रेनल ने ही, या फ्रेस्नल भी इसका नाम लिखा होगा, फ्रेनल है वैसे उच्चारण, फ्रेनल ने ही सर्वप्रथम ध्रुवण की व्याख्या की थी। और जब ध्रुवण की व्याख्या की तो ध्रुवण वाली घटना भी तरंग में होती है। तो उससे ये पुष्टि हो गई कि प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंग सिद्ध की भांति व्यवहार करता है। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। इसमें तो सन 1678 में डच भौतिक वैज्ञानिक जो थे और खगोल शास्त्री हाइगेंस ने ही सबसे पहले प्रकाश के संचरण के लिए तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। यह हमने अभी तक पढ़ा। तो हाइगेंस ने ये माना था इसमें कि प्रकाश ध्वनि की भांति तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। तो हाइगेंस ने क्या माना, प्रकाश को तरंग के रूप में तो माना, पर कौन सी तरंग, ध्वनि तरंग यानी अनुदैर्घ्य तरंग। तो हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग अर्थात ध्वनि तरंग के भांति ही माना और ये कहा कि वह प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। बाद में जो है मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकीय तरंग का जब सिद्धांत दिया तो मैक्सवेल ने ही ये बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, ये अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करती है। तो ये कथन जो कि हाइगेंस था कथन कि प्रकाश ध्वनि तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग की भांति तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, इसमें बाद में कुछ सुधार हुआ और ये पाया गया कि प्रकाश भले ही एक तरंग है पर यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसके बाद हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।